स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी की जो न्यूमेरिकल्स हैं, हमने एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में जो है या रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन पढ़ा था, अरेनियस इक्वेशन से उसको डिराइव किया था हमने। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एग्जाम्स में किस तरीके के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, कैसे उनको सोल्व करेंगे, हम वो करेंगे। उसके बाद सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या है, जो हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में बचा हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर 0.02 सेकंड एंड 0.07 सेकंड इनवर्स रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट EA एंड A। EA का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी और ये अरेनियस कांस्टेंट होता है। ठीक है, A जो है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास जो हमने इक्वेशन डिराइव की थी वो क्या थी, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T2। ये हमारे पास था, ये रिलेशन हमने पढ़ा था। तो हमारे पास दो टेम्परेचर भी हैं, T1 500 केल्विन, ठीक है, और T2 कितना है आपके पास 700 केल्विन। आपको दो रेट कांस्टेंट भी दे रखे हैं, K1 एंड K2 दे रखे हैं। तो इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। R की जो वैल्यू होगी, देखो यहाँ में एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और जब भी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो उसकी एनर्जी ये होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये एनर्जी R की वैल्यू होती है, तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे। तो इसमें अगर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा log K2 की वैल्यू है आपके पास 0.07, ये है 0.02 इज इक्वल टू EA, ये हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 2.303 R 8.314, और ये आएगा आपके पास 1 अपॉन 500 माइनस 1 अपॉन 700। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास EA की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी EA की, और वो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी वो होगी 18230.8 जूल, इतनी एनर्जी आएगी। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। log ये आपके पास है log 7 अपॉन 2, जब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, log 7 अपॉन 2, इसको हम लिख सकते हैं log 7 माइनस log 2। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनको सोल्व कर लेंगे सभी को, तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा हमें कह रहा था कि A की वैल्यू कैलकुलेट करो। अब हमने अरेनियस इक्वेशन भी पढ़ी है। अरेनियस इक्वेशन क्या थी आपके पास, अरेनियस जो इक्वेशन है हमारे पास वो है K इज इक्वल टू ए की पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्टिवेशन की एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली, इसकी वैल्यू, R की वैल्यू हमें पता है, T की वैल्यू हमें पता है, तो हम निकाल सकते हैं K की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, K की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे, A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है K। अब हम किसी भी एक टेम्परेचर ले लेंगे, मैं टेम्परेचर देख रहा था, तो हम कोई भी एक टेम्परेचर जो है उसको हम ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास K की जो वैल्यू है, अगर मैं बात करूं 500 केल्विन टेम्परेचर पे, तो K की वैल्यू है 0.02। A की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है E, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 18230.8 डिवाइडेड बाय R कितना होगा 8.314 इंटू T कितना है 500। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहाँ 0.07 ले लेता K, तो मैं जो टेम्परेचर है वो 700 केल्विन लेता, कितना लेता 700 केल्विन, तो वो सेम आएगा, उससे कोई आंसर में चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो अब मुझे A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो इसको मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ, दोनों तरफ log लेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT, माइनस EA अपॉन RT, और इसको जब हम नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, log K इज इक्वल टू log A माइनस
EA अपॉन 2.303 इंटू RT, ये आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी जब इसको हम, क्योंकि log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे तो दोनों साइड आएगा, फिर उसको हम पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएंगे, इधर 2.303 जो है वो बच जाएगा। अब हमें log k और k की कितनी वैल्यू है 0.02, log a की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें पता है इन सब की। यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो log a की कोई भी वैल्यू आ जाएगी x, इसका एंटी लॉग लेंगे और फिर हम सोल्व करेंगे। हमें a की वैल्यू चाहिए, log a की नहीं। तो a की वैल्यू कब आएगी, जब हम लास्ट में एंटी लॉग लेंगे। क्या लेंगे, एंटी लॉग। तो इस तरीके से हमें एग्जांपल्स को सोल्व करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, उससे और भी हमारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें कह रहा है कि आपके पास इथाइल आयोडाइड है, एक ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इथाइल आयोडाइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है एल्कीन और आपके पास HI हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हो रहा है। तो कह रहा है इसमें रेट कांस्टेंट, इस रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है 600 केल्विन पे, वो तो ये है, मतलब हमें K1 और T1 तो दे रखा है। ठीक है, कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ये है आपके पास, E = 209 किलोजूल पर मोल। कह रहा है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एट 700 केल्विन, और हमें रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है 700 केल्विन। तो हमारे पास क्या इक्वेशन थी, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 log 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये था। अब हमें log K2 की वैल्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ log K2 माइनस log K1, log K2 अपॉन K1 को क्या लिख सकता हूँ, log K2 माइनस log K1। एक्टिवेशन EA की वैल्यू, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है, ये किलो जूल में दे रखी है, तो इसको मैं जूल में कन्वर्ट कर लूंगा, इसमें कन्वर्ट कर लूंगा जूल में। R की वैल्यू क्योंकि जूल में होती है, तो क्या तो इसको किलो जूल में करो या इसको जूल में करो, एक ही बात है। 1 अपॉन T1, T1 कितना है आपके पास 600 और T2 कितना है 700, कितना है 700। हमें log K2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, K2 की करनी है, log K2 की नहीं, तो पहले हम log K2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही K2 की वैल्यू आएगी। अब हमारे पास log K1, अगर मैं K1 की बात करूं तो ये आएगा आपके पास 1.60 into 10⁻⁵ 209 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.303 into 8.314, और ये आ जाएगा आपके पास 700 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 600 into 700। ठीक है, इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से log K2 की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे log K2 की। जब log K2 की, इसका log हम देख सकते हैं, और जब हम log देख लेंगे तो उसके बाद कोई भी हमारे पास वैल्यू आएगी, जब इस पूरे को सोल्व करेंगे x2। अब यहाँ एंटी लॉग लेंगे, क्या लेंगे, एंटी लॉग। जब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ आपके पास K2 बचेगा और यहाँ आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ x, और एंटी लॉग भी हम देख सकते हैं। एंटी लॉग देखने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, K2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी K2 की। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएंगे आपसे, एक्टिवेशन एनर्जी K2, K1, T1, T2, मतलब कोई भी वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं, तो आप कर सकते हो सोल्व, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स है, इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगा, जिसमें चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी भी उसमें इंक्लूड होगा। अब हम पढ़ेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, अगर हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात करें, सूडो का मतलब होता है वैसे फॉल्स। ठीक है, फॉल्स मतलब फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शंस है ये सर्टेन कंडीशन, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस नहीं होती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में इनको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि देखो क्या है, द रिएक्शंस व्हिच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर but under certain conditions they become of first order and are called pseudo first order reaction। कुछ certain conditions में जो है उनको हम first order reaction बोलेंगे, और वो condition क्या है, when the one reactant is present in a large amount, जब एक reactant जो है वो large amount में बढ़ेगा, किसमें बढ़ेगा, large amount में।
ठीक है, तब उसको क्या कहेंगे हम, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में वो आ जाएगी। कैसे, देखो अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर है हमारे पास फॉर एग्जांपल C2H5, ठीक है, ये है इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, ये हमारे पास एक एस्टर है, ठीक है। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट, मतलब जब H2O के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, CH3COH एंड CH3CH2OH, इथेनॉल, ठीक है, एंड इथेनोइक एसिड। क्या है आपके पास, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ठीक है, ये फॉर्म होते हैं। अब देखो, अगर मैं एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लार्ज अमाउंट में ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो तो ली है 10 मोलर, ठीक है, 10 मोल्स पर लीटर, और ये जो ली है वो है 0.0 मोलर, मोल्स पर लीटर, या मोलर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब रिएक्शन हुई तो आपके पास स्टार्टिंग में जो इनकी कंसंट्रेशन थी वो तो थी 0, टाइम 0, और किसी भी टाइम t पर, मतलब कोई भी टाइम हमारे पास, उस पे जब ये रिएक्शन, या मैं कह रहा हूं जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो उस कंप्लीट होने में टाइम कितना कंज्यूम हुआ, t, हमने सपोज कर लिया कि t सेकंड्स, t मिनट्स, t आवर्स लगे, कोई भी हम ले सकते हैं। तो इसकी जो अमाउंट है वो तो 0 हो जाएगी, ठीक है, और इसकी जो अमाउंट है जो बचेगी, जो लेफ्ट करेगी वो 9.9 होगी, और ये कितना रिएक्ट कर जाएगा, कितना फॉर्म होगा, 0.01 मोलर, ये भी 0.01 मोलर, कि जितना ये कम क्वांटिटी में होगा उतना ही तो ये बढ़ेगा। इसका 0.01 इसके 0.01 के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और जब ऐसा होगा तो आपके पास ये 0.01 फॉर्म होगा, ये भी कितना फॉर्म होगा, 0.01। तो देखो, अगर मैं अब इसके लिए रेट की इक्वेशन लिखता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, के रेट कांस्टेंट, और किसकी कंसंट्रेशन में हम डील करते हैं, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। हम कभी भी यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं लिखते हैं, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आती है। तो देखो, अगर मैं कहूं कि H2O की जो कंसंट्रेशन है उसमें कितना चेंज आया, नेग्लिजिबल चेंज है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, ये क्या ऑलमोस्ट 9.9 और 10 कांस्टेंट के दोनों नियरली सेम ही है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो कंसंट्रेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आया। और जो रेट कांस्टेंट है ये भी तो वैल्यू कांस्टेंट ही, हम उसको बोलिए रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट रहेगा किसी रिएक्शन के लिए, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो जब ये कांस्टेंट है और मैं इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से, ये देखो हमारे पास कंसंट्रेशन है H2O की, मैं कह रहा हूं ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो जब दो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा K डैश, और इसको हम लिखेंगे CH3CO C2H5, और इसकी कंसंट्रेशन ये रेट इसके इक्वल हो जाएगी, और आपके पास यहाँ K डैश किसके इक्वल आया, K और H2O, K into H2, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी। आपके पास रिएक्टेंट्स की जो पावर होती है, कंसंट्रेशन की जो पावर होती है, उससे हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं। तो हमारे पास अब इसकी पावर कितनी है, 1, तो ये क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस व्हेन H2O is present in a large amount। जब H2O किसमें प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तभी ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। तो इसको क्या कहेंगे हम, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपके पास एक रिएक्टेंट जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, एक रिएक्टेंट जो है जब लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि उसमें जो रिएक्टेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी नहीं, तो वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, और दो कांस्टेंट की को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा। तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका जो ऑर्डर है, ठीक है, वो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस थी, ठीक है। अभी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको करने हैं, ठीक है। कोई डाउट रहती है तो मेरे से पूछना है। इस चैप्टर से रिलेटेड एक और असाइनमेंट आपको मिलेगा,
उसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो भी इस चैप्टर से हो सकते हैं, ठीक है, वो करने हैं आपको। कोई भी डाउट रहती है तो उसमें पूछना है। एनसीईआरटी की कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहती है तो मेरे से पूछना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपनी नेक्स्ट यूनिट वो देखेंगे कौन सी करनी है हमें, ठीक है। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, कोई भी डाउट नहीं कहनी चाहिए आपको, ठीक है।